प्रीवियस क्लास ये सारे चीज हम लोग देख लिए हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में रिकैप करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि किसी एक मैग्नेट की केस में, इन केस ऑफ ए मैग्नेट, द लाइन्स ऑफ फ्लक्स कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल थ्रू एक्सटर्नल मीडियम, दे रीच द साउथ पोल एंड थ्रू द मैग्नेट दे कंप्लीट देयर पाथ। तो नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलते हैं, साउथ पोल पे फ्लक्स घुसते हैं। तो एनी लाइन्स ऑफ फ्लक्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए स्मॉल मैग्नेट। अगर ये एक लाइन्स ऑफ फ्लक्स है तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। हम देख रहे हैं कि 2 लाइन्स ऑफ फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन रिपेल ईच अदर एंड 2 लाइन्स ऑफ फ्लक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन है। यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन था, साउथ साउथ रिपल्सन था, देख चुके हैं, तो दौड़ा दौड़ा के जा रहे हैं। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, हम देखें कि कोई स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं पाता है। Why? Because इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, as long as इलेक्ट्रिक फील्ड is static and magnetic field is also static. However, a moving charge produces a magnetic field around it and therefore experiences a force in an external magnetic field. मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स आता है, स्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं आता है मैग्नेटिक फील्ड में। कितना फोर्स आता है? That is given by Lorentz law. क्या था? The force on a moving charge in a magnetic field is given by QV cross B. If Q coulomb of charge is moving with a velocity V in a magnetic field B, then the force is a vector given by the cross product of QV and B. Magnitude is obviously QVB sin theta. Theta is angle between V and B. ये आपको समझ में आता है। फिर हम लोग देखें कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, that can be found by cross product rules. बट हमें ये मालूम है कि फोर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B, तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B, सो इट इज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड B। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होगा, सो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। कौन सा डायरेक्शन में होगा जानने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल लिए थे। यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, अगर हम राइट हैंड पाम को खुला करते हैं, लेफ्ट हैंडेड वाले सतर्क हो जाओ, बायां हाथ तुरंत उठ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। जैसे अभिजीत है, नहीं अभिजीत राइट हैंडेड, अच्छा कोई एक तो है लेफ्ट हैंडेड, मुझे मालूम नहीं कौन लेफ्ट हैंडेड है, आप में से कोई ऐसा है, आयुष है, आयुष लेफ्ट हैंडेड है। तो देखो अगर आप राइट हैंड खोलोगे तो अगर आपका फिंगर्स इंडिकेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन द फोर्स इज कमिंग आउट फ्रॉम द पाम, इट इज ए पुशिंग फोर्स। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास देखे हैं और इसको देख के हम लोग ये किए थे, अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है और कोई पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो कैसे रखेंगे राइट हैंड पाम को? ऐसे रखेंगे, फिंगर्स इनवर्ड, थंब अपवर्ड, फोर्स इज ए पुशिंग फोर्स, सो यू सी द फोर्स इज लाइक दिस। फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये ऐसा है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ रखोगे मतलब फिंगर्स मस्ट बी आउटवर्ड, thumb must be in the direction of velocity of positive charge, तो फोर्स कैसे हुआ? पुशिंग फोर्स, डाउनवर्ड, the force is like this। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, ये पॉजिटिव चार्ज होता, फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स इधर को होता, लेकिन है नेगेटिव चार्ज तो उल्टा फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि V और B के बीच में एंगल 0 होने के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग बात कर रहे थे QVB sin थीटा, sin 0 हो जाएगा, तो फोर्स बिकम्स 0। इतना चीज हम लोग प्रीवियस क्लास देखे हैं, ठीक है। इसको लेके अभी आगे बढ़ते हैं। सो वी कंटिन्यू विद द फैक्ट्स विद मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फैक्ट्स विद मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। पहला चीज क्या देखें? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया F is perpendicular to V। अच्छा ये समझ में आया। पॉइंट नंबर 2,
जब कोई बॉडी के ऊपर, कोई बॉडी मोशन में है, उसके ऊपर कोई फोर्स आता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। किस टाइप का मोशन ही करता है? कोई बॉडी मोशन में है, कौन सा मोशन में? फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। याद करिए, सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था, उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स था इट वाज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। जब पार्टिकल यहाँ पे आया तब भी फोर्स ऐसे था, फोर्स वाज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होने के कारण वो पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा। तो क्या लिखेंगे? एज F is perpendicular to V, the magnetic force tends to rotate the charge in a circular path। इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की कोशिश करेगा। The necessary centripetal force is provided by magnetic force। अच्छा, अगर ये बात है तो सोचो यहाँ पे अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आ रहा है एंड दैट फोर्स इज बिहेविंग ए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप कहोगे कि F इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला मालूम है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है। कोई चार्ज पार्टिकल को कोई एक मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है, तो आप कहोगे QVB sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। चलिए r को मैं कैपिटल R लिखता हूं। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये क्या करेगा? ये चार्ज को एक सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा। अब घुमा पाएगा नहीं घुमा पाएगा अलग बात है, घुमाने की कोशिश करेगा। इट विल टेंड टू रोटेट द चार्ज इन ए सर्कुलर पाथ। So what will be the radius of the circle? Radius of the circle will be, एक भी तो कैंसिल हो गया इधर से और इधर से, तो क्या बच गया? देखो तो it is mv by qb sin थीटा। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे चल के हमें और एक सिमिलर फॉर्मूला मिलने वाला है जिसमें हम रेडियस ऑफ द सर्किल निकालेंगे, जिसमें निकलेगा वो mv by qb, और वो इतना पॉपुलर फॉर्मूला है, कभी अगर ये चीज पूछ लेता है तो हम लोग साइन थीटा टर्म को मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया, फिर ए चार्ज इज थ्रोन इन ए मैग्नेटिक फील्ड विथ एन एंगल थीटा बिटवीन V एंड B। थीटा क्या था? थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। तो मैं ये नहीं बताया कि ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, घूमेगा कि नहीं घूमेगा अलग बात है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई एक चार्ज को ऐसे फेंक दिए। जब ऐसे फेंक दिए, उनके बीच में एंगल थीटा था, तो ये इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा mv by qb sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज याद रखना, बुक में इस फॉर्मूला को कभी हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है बच्चे साइन थीटा को छोड़ देते हैं। आगे चल के आएगा केसेस जहां पर mv by qb आएगा। अच्छा, ये बात क्या देखे? क्योंकि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v, देयरफॉर द फोर्स टेंड्स टू रोटेट द बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ एंड द रेडियस ऑफ द पाथ इज mv by qb sin थीटा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हम लोग देख लिए। लेट अस सी पॉइंट नंबर 3। As F is perpendicular to V। सोचो कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है और पता चला कि इसके ऊपर एक फोर्स कुछ ऐसे आ रहा है। सपोज फोर्स इज लाइक दिस, देन सोचो तो ओवर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, what is the work done by the magnetic force? It will be 0 because the force is perpendicular to the velocity. तो work done by the magnetic force is 0।
as F is perpendicular to B, therefore work done by magnetic field E over any displacement of the charge is equal to 0। मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई काम नहीं करता, आपकी तरह है, याद रख लो। इट नेवर डज एनी वर्क्स, खाली उसको घुमाने की कोशिश करता है, कोई काम ना करता नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो वर्क करता है वो 0 है। इससे क्या पता चला? दैट मीन्स आप जानते हो कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, है कि ना। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को हम फेंक देते हैं या फिर कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाता है तो उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो उसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? एज डेल्टा W इज 0, नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा W इज 0, नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के लिए कोई गेन इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। As delta W is 0, there is no gain in kinetic energy. I will say as delta W is 0, तो आप क्या कहोगे? There is no gain in kinetic energy of the moving charge। अगर kinetic energy में कोई gain नहीं हुआ, what it means? The charge keeps moving along with constant velocity, constant speed. So, by moving in a magnetic field, the charge does not change its speed, तो सारा चीज को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा किसी भी हालत में। ऑलवेज व्हेनेवर ए चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड के चलते उसका स्पीड नहीं बदलेगा। हाँ, हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों थे तो स्पीड बदल सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड। तो जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, by moving in a magnetic field the charge does not change its speed remain constant। ये हम लोग पहला पॉइंट देख लिए, है ना। ये पहला पॉइंट हम देख लिए कि स्पीड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे? ये था, अच्छा ये बीट नंबर 1 था। दूसरा पॉइंट में क्या देखे हम लोग? बीट नंबर 2, कौन सा केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। वेलोसिटी इज स्पीड एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम जानते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स कुछ ऐसे आएगा तो वो ऐसे टेढ़ा हो सकता है, तो वेलोसिटी सब डेफिनेटली चेंजिंग। अगर हमें देखना है कि कौन सा केस में वेलोसिटी भी नहीं बदलेगा। वेलोसिटी नहीं बदलेगा कब? अगर वेलोसिटी बदलता है तो एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी नहीं बदलेगा व्हेन देयर इज नो एक्सीलरेशन। व्हेन देयर इज नो एक्सीलरेशन, कब नहीं होगा एक्सीलरेशन? जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा। फोर्स कब नहीं होगा? जब v और b के बीच में एंगल क्या हो गया? 0 और 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स in direction of or in opposite direction of magnetic field, opposite direction of magnetic field,
द फोर्स ऑन इट, फोर्स क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स ऑन इट इज 0, so it keeps moving with constant velocity। तो कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में कब कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा, कब मूव करेगा, व्हेन इट इज थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम कहेंगे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई एक चार्ज पार्टिकल को, हम कहेंगे किसी एक चार्ज पार्टिकल को इधर फेंक दिए v वेलोसिटी में या फिर इधर फेंक दिए v वेलोसिटी में, दोनों ही केस में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आने वाला है, कोई फोर्स नहीं आएगा, तो इट विल कीप ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कांस्टेंट स्पीड में जाने के लिए कंडीशन क्या हुआ, कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन फॉर कांस्टेंट स्पीड मोशन। किसी भी डायरेक्शन में फेंको, कैसे भी फेंको, इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने का कंडीशन क्या हुआ, व्हेन इट इज थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस यस। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने के लिए कंडीशन क्या हुआ, अंडर व्हाट कंडीशन, इच चार्ज पार्टिकल थ्रोन इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट इज थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, नाउ वी शैल सी सम टिपिकल केसेस। अच्छा, अगर हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में को, ये पॉइंट नंबर 4 लेते हैं, लेट अस मेक इट केस 1। A charged particle से इसका चार्ज Q है, मास M है, was thrown inside a uniform magnetic field, a charged particle thrown inside a uniform magnetic field in a direction perpendicular to magnetic field। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस आर्टिकल से तो पक्का आपको मिलने वाला है। इस केस से ध्यान से देखो, हम अभी तक क्या देख रहे थे, कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया या फिर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है कुछ जानकारी नहीं है किसी भी डायरेक्शन में। नाउ वी आर मेकिंग इट स्पेसिफिक, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल वाज थ्रोन इनसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रोन इनसाइड, क्योंकि उसका जो अगला केस में करने वाला हूं उसमें मैं बताऊंगा चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल को फेंका गया है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही फेंका गया है। चलिए समझते हैं कि क्या ये मीन कर रहा है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगेन यहाँ पे दो कंडीशन से देखो, एक तो हुआ चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका गया है, दूसरा कंडीशन हुआ द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो केस कुछ अलग हो जाएगा। अब ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैं दिखाया हूं, ये अंदर की तरफ है। यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल को मैं फेंकता हूँ, सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई थ्रो ए चार्ज पार्टिकल समवेयर हियर। से मैं कोई एक चार्ज पार्टिकल Q को, यहाँ पे Q है, मास M है, उसको v वेलोसिटी में फेंक दिया। The moment I throw it inside the field, the angle between V and B क्या दिया है, in a direction perpendicular to, आपको याद रखना है थीटा, एंगल बिटवीन V and B क्या है इस केस में 90 डिग्री है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, इस केस में हमें क्या समझने के लिए मिलेगा, बिट नंबर 1, जैसे चार्ज पार्टिकल को फेंके, थोड़ा देखो तो क्या हो रहा है, ये चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंके, फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे होगा, अपवर्ड होगा, फोर्स विल बी अपवर्ड। इमीडिएटली द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ध्यान से देखना, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। अब इस डायरेक्शन में होगा तो ये चार्ज पार्टिकल को ऐसे मुड़ के मूव करवाने की कोशिश करेगा, इट विल टेक इट लाइक दिस, क्योंकि खींच रहा है।
तो क्या होगा, जैसे वो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो आप देखोगे इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कैसे आ रहा है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है अभी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स इधर को हो गया। सो दिस इज नाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एंड यू नो ये कंटिन्यूअसली फोर्स अगर ऐसे इसके ऊपर लगेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा। तो क्या होगा, टाइप ऑफ मोशन, द चार्ज पार्टिकल बीइंग कंटिन्यूअसली पुल्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है, कुछ पूछोगे? नहीं, तो ठीक। तो इट कीप्स ऑन मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ है तो उसका रेडियस क्या है, सेंटर क्या है? सेंटर जानने की आसान तरीका है, देखो ये एक मैग्नेटिक फोर्स है, ये एक मैग्नेटिक फोर्स है, both of them are behaving as centripetal force and you know the centripetal force is directed towards the center। मतलब ये दोनों फोर्स जहां पॉइंट में मिल रहे हैं that will behave as the center। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये मदद मिलेगा आपको। कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो आप उसके परपेंडिकुलर कर फोर्स का डायरेक्शन ले लो, द सेंटर ऑफ द सर्किल मस्ट बी समवेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो दो पॉइंट का निकाल लेंगे तो जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर सेंटर मिल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। तो पहला चीज हम क्या ऑब्जर्व किए द मैग्नेटिक फोर्स बीइंग perpendicular to B rotates the charged particle in a circle, charged particle in a circle of radius r with constant speed। ठीक है, पहला चीज हमें समझ में आया कि चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। थोड़ा ये फिगर को मैं दूसरा पेज में लेना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए प्रॉपर्ली। ये हो गया हमारा फिगर। तो हम क्या देखे, जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा था वो कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा था और जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा था तो उसका कुछ अपना रेडियस होगा। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ हम निकालना चाहते हैं। हमें तो मालूम है बिट नंबर 2 mv² by r, the magnetic force behaves as the centripetal force, mv² by r is equal to qvb sin थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या दिया है, प्रीवियस केस में देखो तो थीटा एंगल बिटवीन v एंड b इज 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया 1। क्यों? क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री। जब 1 मार्क वाला 2 मार्क वाला क्वेश्चन आता था बोर्ड में, ये सब छोटे छोटे डिराइवेशंस आते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज q मास m को v स्पीड में किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया गया, बताओ व्हाट विल द रेडियस। सो यू हैव टू सी that it is coming out to be how much, r is equal to mv by qb। इधर का एक b इधर का एक b कैंसिल हो गया। तो you find that the charge particle keeps moving in a circular path of radius r is equal to mv by qb। मतलब मोमेंटम जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? एक चार्ज पार्टिकल है चार्ज q मास m का, दूसरा है चार्ज पार्टिकल का चार्ज q बट मास 2m का। तो मास 2m का हो गया तो ऑब्वियसली मोमेंटम ज्यादा होगा, बड़ा सर्किल में घूमे। तो ये एनालॉजी आप लोग देख लेना पहले कि r किसके ऊपर कैसे कैसे डिपेंड करता है। इट इज कमिंग आउट टू बी p बाय qb। p क्या है, p इज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो जब भी हम कोई चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, ध्यान रखना सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स, यूनिफॉर्म होना चाहिए और अंदर फेंकेंगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा और क्या होगा, द रेडियस ऑफ द पाथ विल बी दिस। नाउ व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ मोशन। बिफोर वी गो फॉर दैट द एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज
अब ये चार्ज का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? देखो ये जब ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, यू नो द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कभी कोई काम नहीं करता है, देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज, सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v/r, v/r करके देखो तो यू आर गेटिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट हियर। v/r करोगे इट इज कमिंग आउट टू बी qb/m। ओहो, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। कितने भी जोर से फेंको द एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, कितने भी जोर से फेंको, आप धीरे से फेंको या जोर से फेंको, एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन v, डज नॉट डिपेंड ऑन v। कहां से आया ये टर्म? मैं निकाल रहा हूं v/r, r को इधर ले आया, बाकी सारा टर्म को इधर ले आया, v/r क्या हो गया? qb/m। सो ओमेगा द एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, कितना जोर से थ्रो किए, धीरे से थ्रो करो या जोर से थ्रो करो, एंगुलर वेलोसिटी विल रिमेन सेम। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइम पीरियड पे आते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अगर हम कहेंगे टाइम पीरियड तो यस, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है? टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो वैल्यू डालें ओमेगा का, इट इज 2 पाई m बाय qb। यस, ठीक है, तो 2 पाई m by qb, you see the time period of revolution does not depend upon velocity of throw। एक चार्ज को, एक पार्टिकल को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में धीरे से फेंकेंगे, एक बार घूम के आने के लिए जितना समय लगा, जोर से फेंकेंगे एक बार घूम के आने के लिए उतने ही समय लेगा। समझ में आ रहा है? टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ v, t is independent of velocity or speed of throw, ठीक है, स्पीड ऑफ थ्रो के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ थ्रो, स्पीड ऑफ थ्रो के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, t is independent of speed of throw। ओके, नाउ कितने भी जोर से फेंको टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन रिमेन सेम। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आते हैं। पहले बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया तो कैसे घूमेगा, थोड़ा गेस कर लेते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को, सपोज कोई चार्ज Q है इस और मास इसका m है, इसको हम ऐसे फेंक दिए, ठीक है, ऐसे फेंक दिए। हम अभी जानना ये चाहते हैं क्या ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा? हाँ, हम जानते हैं घूमेगा क्योंकि B को परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू B है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड फेंका गया है तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। क्वेश्चन है कि ये घूमेगा तो बताओ क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हमें देखना है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और यहाँ पर सपोज हम कहेंगे कोई एक -q कूलम चार्ज को हम ऐसे फेंक दिए, ये कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं आर्बिट्रली अपना मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, आर्बिट्रली अपना चार्ज ले रहा हूँ। तो ये जो चार्ज है फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऐसा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स इधर को होगा, दैट मींस दिस फोर्स इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये घूमेगा सर्कुलर पाथ में जिसका सेंटर कहीं इधर होगा, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर कहीं यही होगा, तो यहाँ कहीं सेंटर होगा और ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा? वो तो आप गेस कर सकते हो कैसे घूमेगा। ऑब्वियसली इट विल रोटेट लाइक दिस, it will rotate like this and you clearly see it is rotating anti-clockwise। क्या आपको समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes sir। ये सब क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क क्वेश्चन में। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज को ऐसे फेंका गया, बताओ कैसे घूमेगा।
तो आप कहोगे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलिए इस केस में देखते हैं, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज होता, फील्ड बाहर की तरफ होता, फील्ड बाहर की तरफ होता, ये फील्ड बाहर की तरफ है, आई एम कीपिंग माय फिंगर्स आउटवर्ड, अगर थंब पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता तो फोर्स कुछ ऐसे होता, फोर्स कुछ ऐसे होता, लेकिन है ये नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी ऐसा है। अब सोचो और बताओ ये चार्ज पार्टिकल कैसे घूमने वाला है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमने वाला है? ऑब्वियसली ये जो चार्ज पार्टिकल है इट विल रोटेट इन लाइक दिस फैशन, क्योंकि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, तो ये दिख रहा है कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। मतलब कोई भी केस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज दिया गया है, इतना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो चार्ज पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हम तो देख रहे हैं कि हमारा दोनों ही केस में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया। वी कैन टेक अनदर केस टू सी हाउ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। तो आरेक्टो केस ले लेंगे तो देखेंगे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलिए ये फिगर को थोड़ा मैं छोटा करता हूं सो दैट आई कैन ड्रॉ थर्ड केस, क्योंकि इसमें से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देना चाहता हूं जो आपकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है? दैट थिंग इज नॉट अवेलेबल इन योर बुक, वो मैं देना चाहता हूं। यू विल डिस्कवर दैट्स ए इंटरेस्टिंग फैक्ट कमिंग आउट, यू विल डिस्कवर। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, से हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन द इनवर्ड डायरेक्शन, एंड सपोज you throw a positive charge like this, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंक दी, नेगेटिव चार्ज को ऐसे फेंकते हैं। लेट मी थ्रो ए नेगेटिव चार्ज, लेट मी थ्रो ए नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज को ऐसे फेंक दिए, है ना? तो अब हमें पता ये करना है कि हाउ दिस चार्ज पार्टिकल इज लाइकली टू मूव, ये कैसे मूव करेगा। सोचो तो बी अंदर की तरफ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता पुशिंग फोर्स होता नीचे की तरफ, लेकिन है ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? दिस फोर्स विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर विल बी समवेयर दिस साइड, दिस चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू मूव इन ए पाथ लाइक दिस। हाँ, ये ऐसे मूव करने वाला है, ये क्लॉकवाइज पाथ में मूव कर रहा है। तो तीनों केस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, चार्ज पार्टिकल को फेंका गया था, आपको पूछा गया था कैसे घूमेगा, आप बता दिए। लेकिन ये सारे में देखो एक कॉमन चीज मिलेगा आपको। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे था? इनवर्ड। ये जो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था सर्कुलर पाथ में, सोचो व्हेन द चार्ज पार्टिकल वाज मूविंग हियर, कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, ये पॉजिटिव चार्ज था, इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v। देखो तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज के लिए यहाँ पर फील्ड अंदर की तरफ होगा, यहाँ पर बाहर की तरफ होगा, मतलब b का उल्टा डायरेक्शन में होगा। See here, here was the charge moving like this. This was a नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज था, ये ऐसे मूव कर रहा था। इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये अंदर घुसता, इधर से निकलता, लेकिन है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इनवर्ड। कहने का मतलब है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चेक हियर, हियर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता, लेकिन है नेगेटिव चार्ज, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्ज विल बी आउटवर्ड, मतलब अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कंक्लूजन मिला? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे सर्कुलर पाथ में तो घूमेगा, but the direction of magnetic field produced by the moving charge will be always opposite to the external magnetic field. That is the most important point I wanted to quote. जो यहाँ पर हम लोग बीट नंबर 4 देख लिए थे, बीट नंबर 5 देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बीट नंबर 5 में? The particle or the charge moves in such a way that magnetic field produced by the charge, magnetic field produced
by the charge at center of circle or inside the circle, inside the circular path. Magnetic field produced by the charge inside the circular path is opposite to the external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो जब भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड, वो चार्ज पार्टिकल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जिस डायरेक्शन में था उसका उल्टा डायरेक्शन में होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, इधर फेंके या इधर फेंके कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे भी फेंको। वंस यू आर थ्रोइंग इट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो आप देखोगे इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। तो सारा पॉइंट को थोड़ा याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जब भी किसी एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर फेंकेंगे तो इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। तो ये जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा mv/qb और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा qb/m, जो कि वेलोसिटी ऑफ थ्रो के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड सेम फॉर टाइम पीरियड 2πm/qb, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ थ्रो। आपको मैं जैसे बता रहा था प्रीवियस क्लासेस में भी कभी कभार आपको पूछ लेंगे बताओ डायमेंशन ऑफ बी, तो आपको ये फॉर्मूला मालूम है, मास का डायमेंशन मालूम है, क्यू का डायमेंशन मालूम है, टी का डायमेंशन मालूम है, बी का डायमेंशन निकाल सकते हो। कोई भी एक नोन फॉर्मूला से डायमेंशन निकालने की तरीका आपको होना चाहिए, किसी भी तरीके से निकालो आपको सेम आंसर मिलेगा। कोई एक नोन फॉर्मूला ले लो। अच्छा, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ थ्रो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वी हैव सीन, जो कि सर्कुलर पाथ में चार्ज ऐसे घूमेगा कि उस चार्ज के चलते उस पाथ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर शायद ये 6 था 5 था, पॉइंट नंबर 6 में है हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में 6 था ये 5 था ये 4 था पॉइंट नंबर 5 देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे चार्ज पार्टिकल thrown into a uniform magnetic field। देखो केस बदल गया, thrown into a uniform magnetic field। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंकेंगे। चलो मानते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो हम कहेंगे, और बाद में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी करंट कैरिंग कंडक्टर हियर। तो ठीक है, वो हाइपरना का डिस्कशन हो जाएगा, बाद में करेंगे। तो फिलहाल तो हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसा है। चलो मानते हैं कि यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन है और उस इमेजिनरी लाइन के राइट में यू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल। एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है टू द राइट ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन। अब कोई चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर फेंकेंगे, ऐसे भी फेंक सकते हैं, ऐसे भी फेंक सकते हैं, ऐसे भी फेंक सकते हैं, कैसे भी फेंक सकते हैं, अपना मर्जी है। लेकिन आपका बुक में क्या दिया है? बुक में दिया है चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया। कैसे? ऐसे। क्यों? कुछ लॉजिक नहीं है, खाली दे दिया कि फिगर में एज पास चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। जबकि बाकी सारा केस भी हम लोग देख लेंगे। अगर कोई चार्ज q मास m को हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे फेंक देते हैं, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो ये केस 1 है
तो ये केस 2 था, सॉरी ये केस 2 था, ठीक है। ये 5 में ये पॉइंट क्या था, ये इट वाज केस 2 इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, इट वाज केस 2। चल रहे घूम रहा है, हाँ ये हो गया केस 2। इसका बिट नंबर 1 हम लोग ऐसे फेंकें जैसे बुक में फेंकता है। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल, आप देखो कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, बाउंड्री लाइन। इस केस में जैसे ये चार्ज पार्टिकल अंदर घुसा, बाहर था तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रहा था, जैसे अंदर घुसा उसके पास वेलोसिटी था तो इसके ऊपर तुरंत फोर्स आएगा। फोर्स कैसे आएगा, अपवर्ड, फोर्स विल बी अपवर्ड, फिंगर्स इंडिकेटिंग इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड है, और थंब इंडिकेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ये अपवर्ड होगा। अगर अपवर्ड होगा तो आप कहोगे इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, दैट फोर्स कब इसके ऊपर आएगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा। इसका मतलब ये अभी ऐसा एक सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला है जिसका सेंटर इसी लाइन पे है। कहाँ है, समवेयर ऑन दिस बाउंड्री, कहीं ना कहीं होगा। इट विल नाउ मूव इन ए सर्कुलर पाथ जिसका सेंटर यहाँ पर कहीं है। तो ये कैसा रास्ता फॉलो करेगा, इट विल गो लाइक दिस सर्कुलर पाथ में, और फिर यहाँ से जैसे बाहर निकला फिर तो मैग्नेटिक फील्ड गायब, फिर से ये भाग जाएगा। इट विल मूव इन ए सेमी सर्कुलर पाथ। समझ में आ रहा क्या? तो क्या देख रहे हैं इस केस में, लिखेंगे इस केस में as soon when, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं बीट नंबर 1 में, when charge is thrown into field as shown, बाहर से फेंक रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पहला केस में इसमें अंतर क्या था, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक रहे थे, अब इसको बाहर से फेंक रहे हैं। तो इट फॉलोज ए सेमी सर्कुलर पाथ एंड comes out। अच्छा यहाँ पर भी देखो, आपका B अंदर की तरफ था, B ऐसे था, यहाँ पर भी केस वही है, B is perpendicular to B, B is perpendicular to B, V और B के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो it follows a semicircular path। ये अगर सेमीसर्कुलर पाथ में गया तो जैसे जैसे वो इधर जाएगा इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, What will happen to the speed, जैसे जैसे जाएगा, सेम। मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरह है, कोई काम नहीं करता, स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज, स्पीड विल रिमेन सेम, एंड फाइनली इट विल कम आउट विद द सेम स्पीड, एंड कम्स आउट विद सेम स्पीड। सेम स्पीड में फिर से ये बाहर आ जाएगा, सेम स्पीड ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो थोड़ा याद रख लो, बढ़िया लगेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी फॉर मोशन इन फील्ड, मोशन इनसाइड फील्ड। जब वो फील्ड के अंदर मूव कर रहा था तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। तो चलो देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या बता सकते हो, जब वो यहां से यहां पर गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 2r, बिकॉज इट इज सेमी सर्कुलर, नो, सो इट इज 2r, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 2r, और टाइम कितना लगेगा, पूरा घूम के आता तो टाइम कितना लगता, थोड़ी देर पहले हम लोग देख चुके हैं, 2 पाई m बाई क्यू बी। पूरा घूम के आने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, पूरा घूम के आने के लिए 2 पाई m बाई क्यू बी लगता है, तो आधा घूमने के लिए कितना समय लगेगा, पाई m बाई क्यू बी। यस, तो हम लिखेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी पाई m बाई क्यू बी।
थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सॉरी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्यू बी। अब इसमें थोड़ा अगर और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 2 बाई पाई एम, ऊपर गया r इंटू क्यू बी। लेकिन r क्या था भैया, r वाज एम वी बाई क्यू बी। याद है कि नहीं निकले, हम पहला केस में निकाले थे, जब भी चार्ज पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, उसका रेडियस क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी। अगर v और b आपस में परपेंडिकुलर है तो वो तो हमारा केस था, तो वैल्यू डाल दो, क्या आ गया 2 एम वी बाई क्यू बी इंटू क्यू बी और नीचे पाई एम, तो क्या मिला देखो, तो सारे मारपीट के मिल गया 2v बाई पाई। That means the average velocity does not depend upon the charge, nor it depends upon the magnetic mass, nor it depends upon the magnetic field. It depends only on the velocity of throw. कहने का मतलब हुआ, अगर ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है इस जोन में, यहाँ पर कोई चार्ज को हम फेंकेंगे, अलग अलग चार्ज को अगर फेंकेंगे इसके अंदर और ऐसे ही फेंकेंगे, ये Q1 है, मास M1 है, वेलोसिटी V है, दूसरा को फेंके Q2 है, मास M2 है, वेलोसिटी V है, तो ये दोनों घूम के आ जाएंगे, दोनों घूम के आ जाएंगे, लेकिन दोनों का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 2v by pi. It does not depend upon the charge and mass of the particle. समझ में आया क्या? बस यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। दूसरा है, हम लोग देखेंगे अभी, हमारा केस में हम चार्ज को ऐसे फेंके थे, समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई कैन गिव यू अनदर केस। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा आप कोशिश करो समझने की तो आपको समझ में जल्दी जल्दी आ जाएगा। सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैं आपको कुछ चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर फेंकूंगा और आपको बताना है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जल्दी निकल के आएगा। ठीक है, सपोज हम कहेंगे देयर आर 3 सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स ए बी एंड सी, तीनों बराबर चार्ज पार्टिकल है, हर एक का चार्ज Q है, मास M है। इसको ऐसे फेंका गया, ए बी को ऐसे फेंका गया और सी को ऐसे फेंका गया। ध्यान से देखना, 3 सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स, सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स, हर एक चार्ज Q है, मास M है, thrown into a uniform magnetic field as shown. Which charge or which particle will come out of the field, the earliest? कौन सबसे पहले निकल के आएगा, आपको सोचना है। देखो, ये क्वेश्चन को आप सोच सकते हो, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप कर लोगे। सोचो, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा, हर एक का चार्ज Q है, मास M है, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तीनों निकल के आएंगे। चलो तीनों का रास्ता देखते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, थ्रोन इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, तीनों का स्पीड भी बराबर दे दो, तीनों का स्पीड भी बराबर दे दो, इसको भी V में फेंके, इसको भी V में फेंके, इसको भी V में फेंके। ठीक है, स्पीड बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर यू बिगिनर्स मैं स्पीड बराबर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों का स्पीड बराबर दिया हूँ, ये गया ऐसे, जैसे ही अंदर घुसा इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, B अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, फोर्स इधर को आएगा, मतलब ये कोई एक सर्कुलर पाथ में घूमने वाला है जिसका सेंटर इधर कहीं है।
Are you getting? The force will be like this. तो सोचो इसका मोशन कैसे होने वाला है, ये ऐसे तुरंत निकलेगा और ऐसे करके भाग जाएगा. Are you getting? The charge particle will move like this. Think of this particle. ये जैसे अंदर गया, इसके ऊपर फोर्स कैसे आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, तो हम कहेंगे इसके लिए कुछ कलर बदल देते हैं. ये कुछ ऐसे मूव करेगा और ऐसे सर्कुलर पाथ में जाएगा और ऐसे निकलेगा. अच्छा सोचो ये पार्टिकल को जैसे हम फेंके इसके अंदर, जैसे ही ये इसके अंदर घुसेगा, हाउ विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? ये ऐसे घुसा तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. ओपन योर राइट हैंड palm, fingers must indicate the direction of magnetic field और thumb velocity of positive charge. तो फोर्स कुछ ऐसे आएगा. मतलब ये जो चलेगा अभी इसका सेंटर इधर कहीं होगा, तो ये यहाँ पर कहीं अगर सेंटर है तो ये कैसे मूव करेगा? सोचो तो गो लाइक दिस, इस सेंटर के चारों तरफ घूमते हुए निकलेगा. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Are you getting the difference in all these cases? ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा, it will be moving in a circular path like this और निकलेगा ऐसे. थोड़ा एक फिगर में सारा को करना मुश्किल हो रहा है, you can see. तो it will go like this. सेंटर ज्यादा दूर कर दिए इसलिए तकलीफ हो रहा है. सेंटर को थोड़ा पास ले आते हैं. मान लो कि सेंटर यहाँ पे है, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे. तो आप देख के बताओ कौन सा पार्टिकल को सबसे ज्यादा समय लगेगा? सारे बराबर स्पीड में जा रहे हैं, सारे का रेडियस भी बराबर है. तो आप क्या देखोगे? इसको ज्यादा डिस्टेंस जाना पड़ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा समय लेगा. कौन? सी. सबसे पहले कौन निकल के आएगा? ए. नहीं, ए विल फास्ट कम आउट क्योंकि छोटा सा रास्ता जा रहा है. बी. उसके बाद तो आप क्या कहोगे कंक्लूजन में, सॉल्यूशन में आप क्या कहोगे टाइम टेकन बाय ए इज लेस देन टाइम टेकन बाय बी इज लेस देन टाइम टेकन बाय सी. सबसे ज्यादा टाइम लगेगा सी को, है ना? ऐसे करके आपको इमेजिन करना पड़ेगा हाउ इज गोइंग टू बी द मोशन ऑफ द चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड. क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये सारा केस था जिसमें वेलोसिटी ऑफ चार्ज वाज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस थिंक व्हाट टू डू. वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज नॉट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा? पॉइंट नंबर 6. When V is not or when angle between V and B is theta which is not equal to 90 degree. V और B के बीच में एंगल अब 90 डिग्री नहीं है. अब क्या होगा मोशन? चलिए सोचते हैं क्या होने वाला है. लेट मी से कि हियर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. अब ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज q मास m को मैं ऐसा फेंक दिया विद सम वेलोसिटी v से एट सर्टेन एंगल थीटा. ये चार्ज q है, मास m है. ओके, नाउ दिस वेलोसिटी विल हैव two components. A component like this you call it v cos theta and a component like this you call it v sin theta. अच्छा, एक v cos theta और एक v sin theta, दो कंपोनेंट मिल गए वेलोसिटी का. सोचो अगर v sin theta वाला कंपोनेंट नहीं होता तो क्या होता? We are trying to make use of principle of superposition. सिर्फ अगर v cos theta वाला कंपोनेंट होता तो क्या होता? ये तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं आता, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करता. पहले देख चुके हैं. Whenever a charge particle is thrown in the direction of magnetic field, the angle between velocity and b becomes zero. It does not experience any force. It keeps on moving with constant velocity. अच्छा, तो यहाँ पे अगर v sin थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता, only v cos थीटा होता, तो ये ऐसे चलता.
अच्छा v cos थीटा वाला नहीं होता, सिर्फ v sin थीटा वाला होता। तो अभी अभी तो देखे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को v sin थीटा कोई v वेलोसिटी में परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फेंक देने से क्या होता है, वो तो गोल गोल घूमता है। तो इसका मतलब अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता तो ये गोल गोल घूमता, ये नहीं होता ये होता तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता। अब ये दोनों का मिला जुला असर दिखेगा, मतलब गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। सो यू विल फाइंड इट विल फॉलो ए पाथ समथिंग लुकिंग लाइक दिस। आप देखोगे ये जो चार्ज पार्टिकल है आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, ऐसे घूमते 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 वो आगे चलेगा। ऐसा जो पाथ है, दिस पाथ इज कॉल्ड ए हेलिक्स, इट फॉलोज ए हेलिकल पाथ। समझ में आया क्या? तो यही चीज को हम लोग लिखेंगे अभी। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे ये एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन था, तो क्या है अभी इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू कंपोनेंट, ड्यू टू द कंपोनेंट v cos theta the charge moves with constant velocity। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कोई फोर्स नहीं आएगा। अच्छा, जो कंपोनेंट है v cos theta उसके चलते चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, ड्यू टू द कंपोनेंट v sin theta due to the component v sin theta the charge tends to move in circular path। हाँ, ये भी समझ में आया, ठीक है। by combined effect of both components, ये दोनों कंपोनेंट का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसके चलते द चार्ज follows a helical path और द पाथ इज ए हेलिक्स। ठीक है, ये पाथ जो है ये हेलिक्स है, ये हेलिकल पाथ ऐसे फॉलो करते हुए चलेगा। और जब ये चलेगा हेलिकल पाथ फॉलो करते हुए, क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? अरे कैसे रह सकता है, डायरेक्शन तो बदल रहा है। क्या उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा? स्पीड तो हरदम कांस्टेंट रहेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर एंड कोट हियर दैट द स्पीड ऑफ charge remain constant। अच्छा, ये भी समझ में आया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हुआ लास्ट वाला स्टेटमेंट, यहाँ पर हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो हेलिकल पाथ में जा रहा है, व्हाट विल बी द पिच ऑफ द हेलिक्स। ये इसको कहते हैं पिच। पिच क्या है? पिच क्या है? इट इज जब एक बार पूरा घुमा तब तक कितना आगे गया था। जैसे मान लो कि आपको कोई स्क्रू दिया गया है, स्क्रू का पिच कितना है, तो स्क्रू को कहीं लगाओ, एक कंप्लीट रोटेशन देने से वो कितना अंदर घुस जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पिच। तो अभी ये जब तक पूरा एक बार घूम लिया, मान लो यहाँ पे था और फिर से एक बार घूम के यहाँ पे आ गया है, पूरा एक बार घूम गया है, तब तक कितना एडवांस हुआ है इन द एक्सियल डायरेक्शन, तो उसको हम कहेंगे पिच। तो ऐसा एक हेलिकल पाथ में जा रहा है तो उसका पिच क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा या फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई ट्विस्ट नहीं रहेगा कहानी में। तो क्या देखना है, पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ is defined as the axial advance in one complete rotation। जब एक बार पूरा रोटेट कर जाएगा तब वो एक्सियली कितना आगे जाएगा,
एक बार कंप्लीट घूमने में एक्सियली कितना आगे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कैसे निकालेंगे? पिच, इट इज एक्सियल वेलोसिटी इनटू टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन। अच्छा, एक्सियल वेलोसिटी, जब ये चार्ज पार्टिकल जा रहा था हेलिकल पाथ में, उसका एक्सियल वेलोसिटी क्या था? इट वाज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन विथ व्हाट वेलोसिटी? v cos थीटा। इट टेंड्स टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी v cos थीटा। और घूम रहा था क्यों? बिकॉज ऑफ v sin थीटा। अच्छा, एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता है? वो तो v के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ये हो गया v cos थीटा। और एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता है? 2 पाई m/qb। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? सो पिच ऑफ द हेलिक्स इज गिवन बाय 2 पाई mv cos थीटा बाय qb। डायरेक्ट फॉर्मूला को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। व्हाट विल बी पिच ऑफ द हेलिक्स? तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फेंकेंगे, मे बी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और फ्रॉम आउटसाइड इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही केस में the charge particle will tend to move in a circular path. But when you throw it at an angle theta not equal to 90 degree, the charge particle will follow a helical path, and the component v cos theta will drive it along the magnetic field. The component v sin theta will try to rotate it around the magnetic field, and you see in that case the pitch of the helix is coming out to be v cos theta into 2 pi m/qb। क्या ये बात समझ में आया? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज के ऊपर ये सारा चीजें आते हैं, ये सारा चीज देखना है। ये जो लोरेंट्ज़ फोर्स है उसका थोड़ा सा हायर वर्जन आता है। अगर किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो हाउ टू अकाउंट फॉर, जिसको हम लोग एक सेपरेट आर्टिकल करके करेंगे। ठीक है, अब हमें पहले इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग इसको आगे बढ़ा पाएंगे। क्या यहाँ तक की सारा चीजें सबको समझ में आया? तो आप लोग आज इतना सारा चीज तो पढ़ लिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।